बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट 1 का लेक्चर 2 है, यानी ये लेक्चर हमारा लेक्चर 2 है। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि 19 यूनिट्स हैं और उनको मैंने 25 लेक्चर्स में अकामोडेट किया है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद आज के लेक्चर के बाद हमारा ना यूनिट 1 मुकम्मल हो जाएगा और मंडे वाले दिन आपका टेस्ट है, इस बात को ज़हन में रखना है। आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं ये मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको ना 5 चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। जनरली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, फिर एवोगैड्रो नंबर, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। ये 5 चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ना जो मैंने आपके सामने ये पेज ओपन किया, स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। इससे पहले जो क्लास हुई है ना उसको मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने मेरे साथ चले हैं, मेरे साथ। अब बेटे जी ये जो आपके सामने पेज ओपन है ना, these are the basic concept of chemistry। अगर आपको ये आ जाए ना तो मेरे लिए इस चैप्टर को पढ़ाना, अगले वाले चैप्टर को पढ़ाना आसान हो जाएगा। आपने मेरे में साथ साथ चलना है। हम बातों को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार करेंगे। पहली बात देखें, सब्सटेंसेस 4 किस्म के सब्सटेंसेस हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस: एलिमेंट्स, मोलेकुलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक स्पीशीज। पहली बात, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस: एलिमेंट्स, मोलेकुलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक स्पीशीज। ये चारों टर्मिनोलॉजी रट लें। अब अगली बात, दूसरा पॉइंट आ गया। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट के एलिमेंट के एग्जाम्पल में ये आ गया आपके पास: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ मेरे आपके सामने एलिमेंट्स 118, अब 122 तक हो चुके हैं। मोलेकुलर कंपाउंड ये आपके सामने आ गए: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, दीज आर मोलेकुलर कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड ये आपके सामने आ गए: NaCl, Na2CO3, AgNO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और आयनिक स्पीशीज OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन। ये दोबारा आओ, मैंने अभी तक आपको 2 बातें समझाई हैं। 2 बातें बताओगे कौन कौन सी? सब्सटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 आयनिक स्पीशीज। अब हर एक की एग्जांपल आ गई। एलिमेंट्स 118 हैं, उनमें से कुछ के मैंने सिंबल लिख दिए। मोलेकुलर कंपाउंड लाखों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, उनमें से कुछ मैंने आपके सामने लिखे। आयनिक कंपाउंड्स लाखों की तादाद में हैं, मैंने 3-4 आपके सामने लिख दिए। और आयनिक स्पीशीज, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की फॉर्म में आए, सॉल्यूशन में डालो या उसको पिघला लो, मोल्टन स्टेट में आए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दीज आर द आयंस। अब अगली बात आओ, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। याद क्या करना है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, मोलेकुलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट, और आयनिक स्पीशीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन। ज़रा मेरी बातों को सुनना है। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डालें या पिघलाएं तो वो आप, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, पानी में डालेंगे इट विल कन्वर्ट टू Na+ एंड Cl नेगेटिव। ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
लेकिन अगर आप मीथेन को ले लें CH4, उसको पानी में डालेंगे वो अपने आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है स्टूडेंट, 3 बातें काइंडली एक दफ़ा रिवाइज करना है। पहला क्या, सब्सटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, क्या क्या, एलिमेंट, मोलेकुलर। दूसरी बात, सब्सटेंसेस के एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी। तीसरी बात, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मोलेकुलर कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का, फार्मूला यूनिट और आयनिक स्पीशीज का आयन। लो जी, चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट, इन चारों सब्सटेंसेस के मैस के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? मैस के लिए। अब ज़रा सुनना, अगर मैं मैस की बात करूं तो जो एलिमेंट्स हैं ना, उनके मैस के लिए टर्म इस्तेमाल होती है एटॉमिक मैस। आपने एक ना फ्रेज याद करनी है, इंग्लिश में आती है ना फ्रेजेस, तो फ्रेज याद अभी याद करनी है। फ्रेज क्या है? एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला? एटॉमिक मैस ऑफ एन। अच्छा, मोलेकुलर कंपाउंड के मैस के लिए टर्म इस्तेमाल होती है मोलेकुलर मैस। तो यहाँ फ्रेज क्या बनेगा? मोलेकुलर मैस ऑफ आ मोलेकुलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के मैस के लिए टर्म इस्तेमाल होती है फार्मूला मैस। फ्रेज क्या बनेगा? फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। और आयनिक स्पीशी के मैस के लिए इस्तेमाल होता है आयनिक मैस। तो आयनिक मैस ऑफ एन आयनिक स्पीशी। ये जो चारों फ्रेजेस हैं मैंने बोली हैं, दोबारा ज़रा रिवाइज करें। सब्सटेंसेस 4 टाइप्स के जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले कौन से? दूसरे, तीसरे और चौथे। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना आप बोलेंगे उतने आप इस लेक्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अगर आप गूंगे बन के, बहरे बन के देखते रहेंगे ना, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। बॉडी क्या है कि रिलैक्स होके बैठो, ना कोई इस कान से सुनो तो ना दिमाग काम ही नहीं करेगा। एक्टिव हुआ करो। जब आप एक्टिव होते हैं टीचर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब आप रिस्पॉन्स शो नहीं ना कर रहे होते तो टीचर भी बिल्कुल नहीं शो करते, तो ना सही हम भी ऊपर से पढ़ा देते, मेन चीज़ पढ़ाते ही नहीं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स करते हैं ना तो हमें कहता है नहीं यार बच्चा जानना चाहता है, अब इसका हक बनता है इसको बताया जाए। तो साथ साथ चला करो। सब्सटेंसेस आर 4 टाइप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब अगली बात, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट, ये मुझे एवोगैड्रो नंबर में ये चाहिए चीज़, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मोलेकुलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक। अच्छा, नेक्स्ट आ गया मैस। वो जो मैंने फ्रेज बोला, मैं एक दफ़ा बोलूँगा, आप सुनेंगे। एलिमेंट के लिए मैंने बोला था एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए मैंने बोला था मोलेकुलर मैस ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मैस ऑफ आयनिक, और आयनिक स्पीशीज के लिए आयनिक मैस। अच्छा, ये बात आ गई। अब ज़रा ना नीचे एग्जांपल्स पे आना। एग्जांपल्स मैं अभी ना ये बेसिक चीज़ें आपको समझा लूँ, फिर मैं साथ एक नया पेज ओपन करूँगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको क्या बताया। कोई बात स्किप नहीं करनी। नेक्स्ट आओ बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने फ्रेज पढ़ा था, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसके मैस के लिए होगा एटॉमिक मैस, और आगे मैंने लिखा 1.008 AMU। आम में से कोई इस बात को बता सकता है ये लाइन में क्या लिखा है? ये जो लाइन है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो लाइन है क्या लिखा है? क्या लिखा है? ज़रा 2 मिनट क्या लिखा है? ये लिखा है कि हाइड्रोजन के एक एटम का वजन कितना है। ये जो लिखा ना एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, मानी क्या बना? हाइड्रोजन के एटम का मैस, और आगे क्या लिखा है? 1.008 AMU। अच्छा चलो बताओ, ये नीचे क्या लिखा है? एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? कार्बन के एक एटम का। और एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 लिखा हुआ है। इट्स ओके
बात समझ आ गई? आगे आओ। मोलेकुलर मास ऑफ वाटर 18 AMU। मानी बोलो क्या है? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस, पानी का एक मॉलिक्यूल ले लो, उसका वजन करो, वो 18 AMU आएगा। AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। AMU दैट इज आल्सो कॉल्ड डाल्टन। एटॉमिक मैस यूनिट को डाल्टन भी कहते हैं। अच्छा, इस तरह मोलेकुलर मास ऑफ सुक्रोज 342, मोलेकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU। अच्छा, आगे चले जाओ। फार्मूला मास ऑफ NaCl 58.5। लो, जो इसका मतलब बता देना। अब ज़रा सुनना, मैं ज़रा तमीर बात देता हूँ। जब मैंने आपसे ये पूछा था ना, ये वाला, कि इसका मतलब क्या है, हम पढ़ नहीं रहे, हम सीख रहे हैं। पढ़ा हुआ तो रट्टा लगा लो, लिख दो, बात ख़त्म। अब सीखना है कि ये क्या कह रहा है। ये इसने बताया कि 1.008 AMU इज द mass of one hydrogen atom. 18 AMU, this is the mass of one water molecule. अब यहाँ इसका क्या मतलब है? 58.5 AMU is the mass of one atom, one formula unit. वन मालिक्यूल नहीं कहना, क्योंकि NaCl मालिकुलर कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? आयनिक। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये आयनिक मास ऑफ OH 17 AMU, इसका मतलब है OH नेगेटिव एक आयन है, इस आयन का वज़न जो है वो 17 AMU है। अच्छा, चलें ज़रा एक और बात। मैंने ये पेज ओपन किया, मैंने पेज ओपन किया, ज़रा मुझे एक चीज़ समझाना। अभी जो मैंने कहा 12 AMU कार्बन के बारे में, ये क्या है? ये कार्बन के एक एटम का मैस है। मैंने इसे कहा एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। ऐसे ही बेटा जी कहा ना। अच्छा, अब मैं अगले मरहले की तरफ बढ़ रहा हूँ, ज़रा गौर से। अब मैंने चेंज वाला क्या की, मैंने AMU की जगह पे ग्राम लिख दिया, 12 ग्राम। अब बताओ, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ तो क्या वो कार्बन का एक एटम होगा? वो कार्बन के 12 ग्राम कार्बन के कितने एटम्स का मैस होगा? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। कितने का? एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम अगर उनका मैस लें तो उसे कहते हैं मोल। क्या कहेंगे? मोल। तो इसका मतलब है कि अब ये 12 ग्राम, ये 1 मोल कार्बन एटम का मैस है। तो मैं पीछे लिखूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। इट्स ओके। अच्छा, एक और मैं चीज़ ज़रा बता दूं, ताकि वो, हम आज ना मोल पढ़ रहे हैं। मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब किसी भी सब्सटेंस उसके अमाउंट लेंगे तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे मोल। हम मोल को 4 मुख्तलिफ हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक होगा ग्राम एटम, ये मोल होता है। ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी मोल है। ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला, ये भी मोल है। और ग्राम आयन, ये भी क्या है? मोल है। एनी प्रॉब्लम? अब सवाल वाला क्या पैदा हुआ जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ग्राम एटम भी मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल है, तो फिर इन ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? दोनों मोल हैं, फ़र्क क्या है? अब आप फ़र्क को जानो। जब आप एलिमेंट को, सब्सटेंसेस कितनी किस्म के थे? जो एलिमेंट था, एलिमेंट के लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होगी ना, वो क्या? ग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोल और ग्राम एटम में, इस बच्चे को बताओ मोल और ग्राम एटम में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे जी ग्राम एटम भी मोल होता है, लेकिन ग्राम एटम मोल की वो टर्म है जो किसके लिए इस्तेमाल होती है? एलिमेंट। अंडरस्टैंड? और यही बात अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूल की बात करूँ, ये भी मोल है, लेकिन दिस टर्म इज़ रिजर्व फॉर, दिस टर्म इज़ यूज फॉर मोलेकुलर कंपाउंड।
मोलेकुलर कंपाउंड्स। और अगली बात ग्राम फार्मूला, दिस टर्म इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। और एक और बात, ग्राम आइन, दिस टर्म इज यूज फॉर आयनिक स्पीशीज। तो दोबारा आओ, मोल 4 शक्लों में पाया जाता है। ग्राम एटम इज मोल, ग्राम मॉलिक्यूल इज मोल, ग्राम फार्मूला इज मोल, ग्राम आइन इज मोल। अब इन चारों टर्म्स में फ़र्क क्या है? अगर चारों मोल हैं तो चारों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है ये चारों टर्म्स मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। एलिमेंट ग्राम एटम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ग्राम फार्मूला, और आयनिक स्पीशीज ग्राम आइन। अच्छा जरा आओ, ये जो कार्बन है ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट। तो आपने ये जो 12 ग्राम लिया, ये मोल भी आप इसे कह सकते हो, आप इसे ग्राम एटम भी कह सकते हो। एक और बात पे हो ज़रा सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने ना एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम ये है 23 AMU। अगर मैं AMU के बजाय यहाँ ग्राम लिख दूँ ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है AMU लिखना है। अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो बता रहा है कि सोडियम के एक एटम का इतना वज़न है। अब मैंने क्या किया, अब सुनना, मेरे अल्फाज पे गौर करना। मैंने एटॉमिक मैस को 23 AMU एटॉमिक मैस है, इसको AMU के बजाय ग्राम में कर दिया। अब ये एटॉमिक मैस नहीं रहा, ये बन गया मोल। और अगर हो एलिमेंट तो आप उस मोल को क्या कहोगे? ग्राम। इसका मतलब है 23 ग्राम इज 1 ग्राम एटम, या जिसे आप मोल कहते हैं, ऑफ सोडियम। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं 23 की बजाय 46 ग्राम ले लूँ, अब क्या हो गया? क्या बना? अच्छा आप 2 क्यों कह रहे हैं? 2 क्यों कह रहे हैं? 46। अब आप मैस कितना मैं बोल रहा हूँ? 46। ये हो गया मैस। वो कहते हैं इसको मोलर मैस पर डिवाइड कर दो, और सोडियम का मोलर मैस कितना होता है? 23। तो जब मैस को मोलर मैस पर डिवाइड करें तो जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल। तो आपने ये कहा 2 मोल्स, तो 46 ग्राम को आपने कहा 2 ग्राम एटम कह लो, या आप इसे क्या कहोगे? 2 मोल्स। अच्छा ज़रा अगर आपको ये बातें आई हैं समझ, मुझे अब बताओ तो सही बेटा जी, ज़रा बताना, मेरे पास मोलेकुलर मैस ऑफ वाटर 18 AMU, एनी प्रॉब्लम? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस इतना हो गया। अब 18 AMU क्या है? आप मुझे कहेंगे सर 18 AMU जो है, दिस इज़ द मोलेकुलर मैस ऑफ वाटर, ये वाटर का मोलेकुलर मैस है। बेटा जी मैं अब 18 AMU को 18 ग्राम कर देता हूँ। 18 AMU वाटर का मोलेकुलर मैस है, क्या 18 ग्राम भी वाटर का मोलेकुलर मैस? आंसर है नो। बहुत बड़ा जुर्म है कहना। ये क्या है? दिस इज 1 मोल ऑफ वाटर, लेकिन वाटर इज द मोलेकुलर कंपाउंड। तो फॉर मोलेकुलर कंपाउंड द टर्म ऑफ मोल इज ग्राम मॉलिक्यूल। सो 18 ग्राम इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या जिसे हम क्या कहते हैं? मोल ऑफ वाटर। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं 18 ग्राम के बजाय 36 ग्राम वाटर ले लूँ तो ये 2 ग्राम मॉलिक्यूल 2 मोल बन जाएगा। अगर मैं 90 ग्राम वाटर लूँ तो आप परेशान क्यों होते हैं? कितना मैस दिया हुआ है? 90 को मैंने 18 पर डिवाइड किया। 18 क्या है? 19 मैस है, 18 क्या है? मोलर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। तो आंसर क्या आएगा? 5। 18 5 90।
अच्छा ज़रा बताओ, अगर मेरे पास 9 ग्राम वाटर हो, 9 ग्राम, कितने मोल्स बनेंगे? कैसे भला? 9 डिवाइडेड बाय 80 एंड दैट इज 0.5। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब आओ ज़रा, मेरे पास ना सोडियम क्लोराइड की बात मैं करने जा रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड NaCl। और याद रखना ये जो NaCl है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। मैं वाला क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl, और मैं क्या लिखता हूँ? 58.5 ग्राम। क्या मैंने ठीक लिखा है? मैंने क्या गलती की है? बोलो। ग्राम नहीं लिखना, तो मुझे क्या यहाँ पे लिखना है? यहाँ मुझे ग्राम नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे AMU लिखना है। मुझे लिखना है 58.5 AMU। जब मैं 58.5 AMU लिखता हूँ ना, तो दिस इज़ द फार्मूला मैस। अब मैं बोला क्या करूँगा बताओ? मैं क्या करूँगा? 58.5 ग्राम AMU की बजाय क्या कर दिया? अब ये फार्मूला मैस नहीं रहा, ये क्या बन गया? 1 ग्राम। तो ये आपके पास बना 1 ग्राम फॉर्मूला। बेटा जी 1 ग्राम फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे? मोल ऑफ NaCl। अच्छा, अगर मैं आपके पास 500 ग्राम NaCl लूँ, मैं सोडियम क्लोराइड 500 ग्राम ले आया और मैंने कहा बेटा जी बताओ मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो क्या करोगे? 500 डिवाइडेड बाय 58.5। ये 500 क्या है? दिस इज़ द गिवन मैस, और गिवन मैस हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। और ये 58.5 ये क्या है? ये मोलर मैस। और इस तरह आप क्या मालूम करते हैं? नंबर ऑफ मोल। इट्स ओके। ये ना मैंने आपको छोटी छोटी बातें समझाई हैं। हाँ, ये जितना भी नीचे लिखा है ना, ये सारी बातें हमारे पास कवर होगी। अब फाइंडिंग क्या आई है? फाइंडिंग ना बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे पास जो फाइंडिंग है वो ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपको आएंगी तो मैं आगे बढ़ सकूंगा, वरना मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकता। ये क्या है? ये सब क्या है? दीज आर डिटर्मिनेशन ऑफ मोल। मोल को कैसे मालूम करना है? मोल को कैसे मालूम करना है? सुनना मेरी बात। हम मोल को कैसे मालूम करेंगे? ये मुश्किल लिखा हुआ है, ये FSC है, रट्टा लगा लो, आना चाहिए। मैं आपको वो बात बताऊं जो फिंगर टिप्स पे है, फिंगर टिप्स पे। लेकिन पहले मुद्दा तो क्रिएट करो, जानना क्या चाहते हो? सुनो, आप ना जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, न्यूमेरिकल टाइप MCQs, तो आपका वास्ता 3 चीज़ों से पड़ेगा। मैं लफ्ज़ ना मोल बता रहा हूँ, मोल जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को मालूम करने के तरीके। आपके पास क्वेश्चन कि जनाब यू हैव 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बताएं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? पहली बात। एक और क्वेश्चन आ गया, यू हैव 3.01 क्रॉस 10⁻24 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताएं इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तीसरी बात, आपको मैं कहता हूं कि आपके पास 11.207 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एट STP। मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? पहले ना समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। आप ना इस सारी गुफ्तगू में ना पहले देखो, आपको ये ग्लूकोज एक सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का आपको मैस दिया गया है, 90 ग्राम इज़ द मैस। तो पहली बात क्या आ गई? अगर मुझे मैस दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये देखो ना नंबर ऑफ मोल निकालो। सुनो, पहला इशू क्या है? मैस दिया गया है और पूछा क्या गया है? मोल। दूसरी बात,
दूसरी बात वो कहता है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि एक सब्सटेंस है, उसके फार्मूला यूनिट्स दिए गए हैं, फार्मूला यूनिट्स। बेटा जी आपने एक बात याद रखनी है, एंड तक ये भूलनी नहीं चाहिए, इस चैप्टर में भी आगे भी। मैं एक लफ्ज़ बोला करूँगा पार्टिकल, पार्टिकल्स। पार्टिकल से मेरी मुराद चार चीज़ें हैं। पार्टिकल से मेरी मुराद एटम है, पार्टिकल से मेरी मुराद मॉलिक्यूल है, पार्टिकल से मेरी मुराद फार्मूला यूनिट है, पार्टिकल से मेरी मुराद आइंस हैं, आइंस। और कुछ देर पहले आपने मुझे यही चारों बातें बताई हैं कि किस सब्सटेंस का कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे ना आपके पास, यहाँ आपके पास है फार्मूला यूनिट, उनकी तादाद, और फार्मूला यूनिट आपके पास क्या है, पार्टिकल्स। अब दूसरा मुद्दा क्या आ गया, दूसरा मुद्दा है मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इतने बताए गए हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और मुझे कहा गया कि जनाब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका ये वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम। अब तीसरा मुद्दा क्या है कि मुझे वॉल्यूम दिया गया है और मुझसे कहा गया नंबर ऑफ मोल्स निकालो। पहला मैस दिया गया, नंबर ऑफ मोल पूछा, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, नंबर ऑफ मोल पूछे, तीसरा वॉल्यूम गैस का दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। मैं कैसे निकालूं? बेटा जी अगर मैस दिया जाए तो आप मोलर मैस पे क्या करोगे, डिवाइड। ये पता है ना आपको, मैस और मोलर मैस डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। यही जो रिलेशन है ना, इसको आप उलट भी सकते हैं, आप इसको घुमा भी सकते हैं। यानी अगर आपको मैं नंबर ऑफ मोल्स दे दूं और मैस पूछूं, ये दे दिया, ये पूछा गया, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मैस दैट इज इक्वल टू नंबर मोल इनटू मॉलिक्यूलर, ये भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये बुनियादी आपको आना चाहिए। दूसरी बात, अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और मोल, तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करते, यानी ये है ना 3.01 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23 डिवाइड कर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तीसरी बात, नुक्ता अहम बात, आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल पूछे गए हैं। अहम बात समझ नहीं, जो मैं बीच में डिफरेंस बताऊँ वो समझना है। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, डीएम क्यूब में। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया जाए और नंबर ऑफ मोल पूछे तो आप 22.414 पर डिवाइड करें। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी खासी बात है। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो फिर आप, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो फिर आप 22.414 पर डिवाइड करें। और अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया जाए तो फिर आप वॉल्यूम उसको जितना भी दिया जाए उसको 0.022414 पर डिवाइड करें। ये कोई मुश्किल में बातें नहीं कर रहा, जो नई बातें नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी पता है उनको ही मैं लेके चल रहा हूँ। दोबारा आओ, ये जो लिखी हुई ना बातें, बेटा जी ये मैंने सारी बातें अभी आपको समझाई हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे आपने मालूम करना है, अगर सब्सटेंस का मैस हो तो मोलर मैस पर डिवाइड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करें, और अगर वॉल्यूम दिया जाए तो 22, लेकिन 22.414 पर तब डिवाइड करना है अगर वॉल्यूम किस में हो, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ये बात ध्यान में रखनी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मैं आपको ना चार चीज़ें पढ़ाऊंगा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो प्रिंसिपल, एवोगैड्रो लॉ। मैंने ना एवोगैड्रो के साथ, एवोगैड्रोस के साथ मैंने चार लफ्ज़ बोले हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो प्रिंसिपल। ये चारों टर्मिनोलॉजी हमने सीखनी है। आज है एवोगैड्रो नंबर।
ज़रा सुनना, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? हाँ बेटा जी, एवोगैड्रो नंबर के लिए ना मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ डज़न का क्या मतलब है, आप कहते हैं कि उर्दू में इसका मतलब है दर्जन, और डज़न से मुराद होता है 12, 12 डज़न, 12, 1 डज़न 12, और 1 के बजाय अगर मैं 2 डज़न ले लूँ तो आप इसको 2, 3 डज़न 36, हाफ डज़न। मैं कहता हूँ जी ब्रिंग 0.5 डज़न ऑफ एग्स, आप लाएंगे 6 एग्स। अच्छा, इसका मतलब है जहाँ भी डज़न आएगा वहाँ पे 12 होगा। ओके, मिलियन, MILLION, मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख, 10⁻⁶, 10 लाख, इसे कहते हैं मिलियन, 10 लाख। अगर मैं कहूँ 1 मिलियन 10 लाख, मैं कहता नहीं 1 मिलियन नहीं, मैं 1 मिलियन, मैं कहता हूँ जी 2 मिलियन, तो वो हो गया 20 लाख, 20 लाख। मैं कहता हूँ 10 मिलियन, 10 मिलियन मीन 1 करोड़। मैं कहता हूँ 0.5 मिलियन, ये 5 लाख आ गया, 5 लाख। इट्स ओके। ये तो आ गई वो बातें जो आप बड़ा बोलते हैं। मैं कहता हूँ मोल, अब आओ अपने काम की तरफ। मोल, MOL, मोल, जहाँ भी मोल होगा इसे हम कहेंगे 6.022 क्रॉस 10⁻23। अच्छा, आप मेरा टाइम तो सेव करवाओ। ये जो मैंने इतना बड़ा ये डिजिट लिखा है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? NA। अच्छा जी, तो अगर 1 मोल होगा तो 1 NA, अगर 2 मोल होगा तो 2 NA, अगर 0.5 मोल होगा तो 0.5 NA, एंड सो ऑन। ये बुनियादी सी बात। मैं एक आपको बात बता दूँ, आपको समझ कोई नहीं लगनी, समझ आपको कोई नहीं लगनी। ये ऊपर वाली गुफ्तगू जिसमें डज़न और मिलियन की बात की है, और नीचे वाली गुफ्तगू जिसमें मैंने एवोगैड्रो नंबर की बात की है, इनमें एक फ़र्क होता है। मैं कहता हूँ ना, आप 1 डज़न बनानास ले आओ, 1 दर्जन केले ले आए, आप 1 डज़न बनानास ले आए, उसमें कुछ केले छोटे हैं कुछ बड़े। मैं कहता हूँ 1 दर्जन ना अंडे ले आओ, आप अंडे ले आए, हैं तो वो 12, लेकिन उनका किसी का साइज़ छोटा है बड़ा है, कोई ओवल शेप है, कोई ज़्यादा राउंड है, कोई ज़्यादा ओवल है, किसी के कलर ज़्यादा वाइट है, कोई थोड़ा सा डार्क है। यानी हैं तो 12, लेकिन सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं। एवोगैड्रो नंबर में क्या फ़र्क है? आपके पास जितने भी पार्टिकल आने वो सारे के सारे क्या हों? तो मैं कहता हूँ ना कि 1 मोल ऑफ वाटर, अब सारे के सारे जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने हैं ना, सारे के सारे दे शुड बी आइडेंटिकल। ये नहीं कि आप कोई वाटर जो है उनका नाक बह रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, कोई बहुत गर्म है कोई ठंडे हैं, ऐसा नहीं है। ऑल विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये इसमें ना एवोगैड्रो नंबर में होता है। अच्छा चलें, समझ आ गया आपको। बेटा जी एक और पॉइंट पे आना, वो पॉइंट है कि अब ज़रा इस बात को समझना। मैंने आज शुरू में आपसे कहा कि सब्सटेंस 4 किस्म के, फिर मैंने आपसे कहा हर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मुझे सिर्फ इतनी गुफ्तगू चाहिए अभी। बेटा जी असल बात वाला क्या है? असल बात है कि 1 मोल ऑफ आ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे, इट है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। इट्स ओके, ये एक जनरल बात है। अब नीचे देखो, 1 मोल ऑफ सोडियम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम एक एलिमेंट, 1 मोल उसका लेंगे तो उसके पास एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे? एटम्स। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। क्या याद क्या करना है? 1 मोल तो ठीक है, ये जो मैंने लिखे ना ये वाले, दीज आर सब्सटेंसेस। आप कौन सा सब्सटेंस लेंगे और उसका कौन सा पार्टिकल बनेगा। ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैं ना एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास 24 ग्राम ऑफ डायमंड है। डायमंड मीन कार्बन। बताएं मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, अब ज़रा सुनना। फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू mass of substance over molar mass multiply by एवोगैड्रो नंबर। ये एंटी टेस्ट है, शॉर्टकट फार्मूलाज आने चाहिए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, मैंने कहा पार्टिकल 4 हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन वगैरह। अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम बताएं। 24 ग्राम कार्बन में, मैस ऑफ कार्बन 24, इट्स ओके। मोलर मैस कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। 12 1 12 2 और ये हो गया 1.2 क्रॉस 10⁻24 एटम्स। नो प्रॉब्लम। अगली बात, मेरे पास अब ये मेरे सारे सवाल आप लोगों से है, सारे क्वेश्चन आपसे। बेटा जी मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है। अब समझना है बात को, 18 ग्राम पानी। मैं आपसे ना 5-6 सवाल करता हूँ। पहला सवाल, मुझे बताओ 18 ग्राम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। मुझे बताओ 18 ग्राम वाटर में टोटल एटम्स कितने होंगे। मुझे बताओ 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। मुझे बताएं 18 ग्राम वाटर में कोवलेंट बॉन्ड्स टोटल कितने होंगे। 18 ग्राम वाटर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने कितने होंगे। ये जो मैं आपसे सामने पूछ रहा हूँ ना, ऑल दीज आर MCQs ऑफ एंटी टेस्ट। अब हम करें क्या, सुनना करना क्या है। पहले तो आप इसके नंबर ऑफ मोल निकालो। वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स के लिए चूंकि मैस दिया हुआ है तो मैस दिया जाए तो मोलर मैस पर क्या करते हैं, डिवाइड। तो 18 डिवाइडेड बाय 18 आपके पास क्या आ गया, 1। पहली बात होगी। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे ज़रा आना। सुनना ये ऊपर मैंने लिख के दिया आपको। ये अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैस ओवर मोलर मैस। कितना मैस है, 18। मोलर मैस कितना है, 18। मल्टीप्लाई किससे, एवोगैड्रो नंबर से। बेटा जी 18 से कट जाएगा, 1 आएगा और आपके पास आंसर क्या आएगा, 1Na। अब ज़रा पेचीदगी की तरफ जाना। मैंने कहा कि 18 ग्राम वाटर, इसमें मोल्स कितने, आपने कहा जी 1 मोल। मैंने कहा मॉलिक्यूल कितने, आपने कहा जी 1Na। अगला सवाल क्या आ गया, एटम्स। 18 ग्राम पानी में एटम कितने होते हैं। अब सुनो, इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले ये निकालोगे 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल कितने, वो निकाल लिया, 1 ऐसे निकाला, ये निकाला है, इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है बेटा जी, HOH, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 3, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं तो जितने ऊपर आपने मॉलिक्यूल निकाले उसमें कितने एटम होंगे, तो आप 3 को उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो आप सिंपली यहाँ पे 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3Na। अच्छा चल मुझे बताओ
18 ग्राम वाटर, उसमें ऑक्सीजन एटम कैसे, कितने होंगे, कैसे निकालोगे? पहले आप 18 ग्राम वाटर में 18 ग्राम वाटर के मालिक्यूल निकालोगे। एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन कितना, 1, तो जितने मालिक्यूल होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? तो जितने भी मालिक्यूल आए उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। बताओ बॉन्ड्स कितने निकालोगे? बॉन्ड्स भी एक मालिक्यूल में कितने हैं, 2। और इस तरह आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी मालूम कर लेना। स्टूडेंट, ये था फार्मूला जो आपको आना चाहिए। दोबारा कौन सी क्रॉस क्वेश्चन करें, क्रॉस क्वेश्चन। इस तरह तो एक खड़ा होकर वो कहता सर वो सब्सटेंसेस वाला दोबारा एक दफ़ा सारा समझाएं ना, तो वो तो फिर हम यहीं पे रहेंगे ना। आप एक क्रॉस क्वेश्चन करें कि सर ये इस तरह बात थी, तो ये इस तरह कैसे होगी, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन करो। थोड़ा सा टाइम असल में थोड़ा है और ये अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। मैं आपकी बात को ना अभी ना शायद आगे अब MCQs आ रहे हैं, शायद आप समझ जाएं, वहाँ आपने क्रॉस क्वेश्चन करना है कि सर मुझे ये बात नहीं पता चल रही। अगर आप ये कहने कि सारा समझाएं तो फिर हम ज़ीरो पे पहुँच जाएंगे और ये सारे लोग फिर ये समझेंगे नहीं। बेटा जी एक लफ्ज़ आ गया मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम को ये दिस टर्म इज़ ओनली फॉर गैसेस और इसको हम VM से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सुनना ना मैं कहना क्या चाहता हूँ मोलर वॉल्यूम, फिर मैं आपको लाना चाहता हूँ मोलर वॉल्यूम। मैंने कहा कि मोलर वॉल्यूम की टर्म गैसेस के लिए और इसको हम VM से रिप्रेजेंट करना। सुनना, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ और मुझे पता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है। इस कंटेनर को मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता हूँ, ये टेम्परेचर है और आपका पता है 273 केल्विन या एक ही बात है। और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो मैं लिखता हूँ 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर। बेटा जी एक बात याद रखना, एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। एक होता है RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। इट्स ओके। मैं फ़िलहाल STP पर बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 44 ग्राम, सिर्फ एक सेकंड, ये भी अपीयर हो जाएगा। मैंने 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया जो मेरे पास 1 मोल है और जिसमें 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। मैंने इसको STP पर रखा, STP पर। सुनना है, अब मैं देखना चाहता हूँ इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम को देखना चाहूँ ना तो बेटा जी इसका वॉल्यूम होगा 22.414 dm³। ये जो वॉल्यूम आए इसे कहते हैं मोलर। मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का। अगर आप STP पर रखेंगे तो मोलर वॉल्यूम आएगा 22.414 dm³। एक स्टूडेंट कहता है सर अगर मैं RT पर ले लूँ फिर भी 22 नहीं, फिर आएगा 24 dm³। तो ये जो 22.414 है इसके लिए लाजमी है कि कौन सी कंडीशन हो, STP। एक और चीज़, और वो क्या, आप ना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो, आप इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, अब आपने इसमें ना 16 ग्राम मीथेन ले लो। 16 ग्राम मीथेन इज आल्सो 1 मोल, ये भी 1 मोल है। अब आपने 16 ग्राम ऑफ मीथेन को लिया, ये भी 1 मोल है, इसमें भी एवोगैड्रो, इसको भी STP पर, और ये भी इतना वॉल्यूम आपको पे करेगी। इसका मतलब है आप कार्बन डाइऑक्साइड को लो, आप मीथेन को लो, मीथेन को लो, आप हाइड्रोजन को लो, आप नाइट्रोजन को लो, SO2 को लो, कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, लेकिन लेना उसका कितनी अमाउंट है, 1 मोल। तो वो STP पर कितना वॉल्यूम आपको पे करेगी, 20।
एनटीपी पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 24। एक और बात, ये जो है ना, अगर आप डीएम क्यूब में बेटा जी कहो ना तो ये हो गया 22.414 डीएम क्यूब में, लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि सेंटीमीटर क्यूब में लाओ तो फिर होगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मीटर में लाओ, मीटर क्यूब में लाओ, तो फिर आप क्या कहोगे? 0.022414 मीटर क्यूब। भला कैसे? अगर आप डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, वो बात समझिए। और अगर आप डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 पर क्या करो? डिवाइड करो। वो समझ आ जाएगी ना हजूर वाला? अच्छा, इसी बात को ना मैं एक और अंदाज में एलेबोरेट करता हूं, जरा सुनना। वो अंदाज क्या है? नाइट्रोजन पे आ जाओ। अब दिस इज द एंटी टेस्ट और इससे रेलिवेंट आपसे एमसीक्यूज आने हैं। यहाँ पे एक गलती है, आपने मुझे गलती बतानी कि सारी सर ये गलत लिखा हुआ है, आपने मुझे गलती बतानी। गलतियों में आपके पास आ गया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बेटा जी N2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 14, दूसरा नाइट्रोजन 14, ऐड किया तो क्या आ गया? 28। अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ, ये 1 मोल है और एसटीपी पर ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब मैंने काम क्या किया? मैंने 28 का आधा ले लिया 14, तो 1 मोल की बजाय वो भी कितना हो गया? आधा। और वॉल्यूम भी कितना हो गया? आधा। मैंने 14 ग्राम का मज़ीद हाफ कर दिया तो मोल भी आधा हो गया और वॉल्यूम भी क्या हो गया? आधा। समझ आ रही है ना? जैसे जैसे मैं सब आधे आधे करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास मोल्स और वॉल्यूम भी कम होता है। अच्छा, मैंने कहा गलती पकड़नी है आपने। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे 14 है, 14। और अच्छा मुझे एक बात तो बताओ मेडिकल वालों, ये जो 14 लिखा हुआ 14 ये लिखा है ना, इसमें पॉइंट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अच्छा, जो एक होता है बीना, एक होता है नाबीना। नाबीना किसे कहते हैं? जिसे नज़र नहीं आता, और जिसे नज़र आता है उसे क्या कहते हैं? जो आप में से बीना बैठे हैं ना, बीना जिसे नज़र आता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और जो अंधे हैं वो कहते हैं कहीं भी नहीं लगा हुआ। ओ खुदा के बंदो, यहाँ पे पॉइंट लगा होता है। समझ आई ना? मैं x1 लिखूँ या x लिखूँ, और जब आप x लिखते हैं इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। तो अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को इधर ले गया, ये क्या बना? 1.4। अगर ये इसमें देखो, इसमें पॉइंट इधर से इधर आ गया तो ये वाले मोल भी इधर से इधर चला गया, ये आ गया, और वॉल्यूम भी ये ये इधर चला गया। ये गलती लिखी हुई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 1.12 DMQ। स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ये ज़रा देखना। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, और इसमें कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है। ये 44 है ना, 44। ये देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इसमें 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन हैं 32, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो 44 में 12 ग्राम कार्बन है, 32। अच्छा, 44 का आपने आधा कर लिया, कितना हो गया? कार्बन इसमें कितना होगा? ऑक्सीजन। ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे जो पर्पल कलर के अंदर ये बॉक्स के अंदर है, ऑल दीज आर, बाय गॉड ऑल दीज आर MCQs। ये सब MCQs हैं। 22 को हाफ कर लिया, हाफ हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया। 11 को हाफ कर लिया, वो मज़ीद वैल्यू आ गई, और इस तरह ये कम होता गया। आगे बढ़े। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज। आप कहेंगे सर ये कैसे ऑल ऑफ दीज? मैंने अभी आपसे कहा मोल मालूम करने के लिए 3 टारगेट आपको मैस दिया जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल, मैस और वॉल्यूम। दूसरी बात, द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ आइंस, आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है?
फार्मूला यूज। तीसरी बात, ये खुद ही करना है, 180 ग्राम इसका आंसर आता है। ये सॉल्व योर सेल्फ, मैं हर एक नहीं करवा सकता, कुछ को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर। अच्छा, ये मैं आपको बात समझा गया ना, तो मैं समझूंगा कि बड़ा कंसेप्ट ये अधूरे वाला अब आपने सुनना है, जो आपका क्वेश्चन था ना अब वो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। असल जो बात है ना वो इस लफ्ज़ एटम पर है। इनमें सबसे ज़्यादा एटम किस में है? मालिक्यूल नहीं, एटम। तो हम कैलकुलेट कर लेते। आप कहेंगे सर कैसे कैलकुलेट करें? देखो ना, मेरे पास वो फार्मूला नहीं है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ज़रा सुनना, पहले एक ही बात करो, ये वाला, ये ऐसे अंदाज़ों से नहीं आएगा। अभी सुनो ना, फिर आप देखना। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय Na। मुझे सिर्फ आपने एक बात बतानी है, ये ऊपर 16 ये कौन सा है? ये जो मैस है, गिवन मैस, ये नीचे 16 कौन सा है? ये मोलर मैस है ऑक्सीजन का। अगर O हो तो 16, O2 हो तो 32 मोलर मैस, ये O है। ऑक्सीजन बतौर एलिमेंट है, और एलिमेंट होगा तो 16 से कट गया, आपके पास 1 Na आ गया, इतने एटम्स आ गए। दूसरी बात, ये आ गया 48, ये बीटा पे आ गया। 48 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय Na। अब दोबारा आ गया, ये ऊपर वाला 48 क्या है? गिवन मैस। नीचे वाला 48 क्या है? 3 ऑक्सीजन है ना, 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया? 40। अच्छा, 48 कट गया तो क्या आ गया? 1 Na। लेकिन यहाँ पे समस्या है, अगर मैं इतना ही काम करूँ ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर मैं इतना ही लिखूँ ना, इससे मेरे पास ओजोन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओजोन के नंबर ऑफ, वो ऊपर क्या स्टेटमेंट में पूछ रहा है? ओजोन के एक मॉलिक्यूल में एटम कितने होते हैं? 3। तो आप जितनी भी वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आपके पास आंसर आएगा 3 Na एटम्स। चलो, अगर आपको समझ आई है तो मुझे सी ऑप्शन करवाओ। सी ऑप्शन में मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूँ 16 ओवर 16, क्यों लिखा है? 16 गिवन मैस है, और नीचे वाला 16 क्या है? मल्टीप्लाई Na। अब मेरे पास यहाँ तक सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आएंगे? मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। क्या आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में CH4 में एटम कितने हैं? 5। 4 हाइड्रोजन के और एक किसका? तो आप जितने भी मॉलिक्यूल आए उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आपके पास ये आ गया 5 Na। एक आ गया सिंपली Na, दूसरा आ गया 1 Na, 3 Na, 5 Na। तो आंसर क्या आएगा? सी। अ रिंग हैज़, ये अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। अ रिंग हैज़ 6। अगर 12 ग्राम कार्बन होता तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होने थे। 6 का मतलब हाफ है, तो आपके पास ये भी आ। और मेरी बात सुनो ना, ये एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है, और ये आपके बलूचिस्तान का ये क्वेश्चन है। बाज़ दफ़ा ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान। अब मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा, मैं को लो ये क्या है? 6 ग्राम डायमंड कार्बन है। 12 ग्राम होता तो 1 मोल था, 6 ग्राम है तो आधा मोल है। 12 ग्राम होता तो ये ऊपर वाला आंसर आना था, 6 ग्राम है तो ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सॉल्व योर सेल्फ। ना आएगा तो मैं तो मौजूद हूँ ना, मैंने को भाग जाना, मैं इधर हूँ। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, कौन सी चीज़ है जो गैस के वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करती? टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, या साइज एंड मॉलिक्यूल? अच्छा चलो, अब ये तो हो गया ना आंसर, लेकिन आंसर एक्सप्लेनेशन के बगैर नहीं आपको आना चाहिए। कैसे? वॉल्यूम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है?
चार्ल्स लॉ, एक्सीलेंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर पे बॉयल्स लॉ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, नंबर ऑफ मोल्स पे एवोगैड्रोस लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। आगे बढ़ो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम हो कार्बन डाइऑक्साइड, 22.414 वॉल्यूम dm क्यूब। 44 को 22 कर दो, ये हाफ हो जाएगा 11.207, इसको हाफ कर दो 11 ग्राम कह रहा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 5, ये बीटा आंसर। स्टूडेंट हमारे पास आ गया स्टाशियोमीट्री। स्टाशियोमीट्री मीनिंग्स, इसका मतलब है एलिमेंट्री, मतलब इसके दो हिस्से हैं ना। स्टाशियन का मतलब होता है एलिमेंट, मेटिरॉन का मतलब होता है टू मेजर। ये एक साइंटिस्ट है बेंचमैन, उसने 1792 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती है। द डेफिनेशन ऑफ स्टाशियोमीट्री, द फर्स्ट वन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कौन सी? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टाशियोमीट्री इज द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, हम इसमें 3 बातें स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 बातें। FSC क्या है? इसको रट लेना, रट्टा लगा लो। FSC क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा, आपकी भला जाने। बस वहाँ पे ना पेपर में रिप्रोड्यूस कर देना खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ, नंबर मिलते जाएंगे। यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। एंटी टेस्ट ऐसा नहीं है। एंटी टेस्ट है किस डेफिनेशन के अंदर वो क्या कह रहा है, और भाई उसका मतलब तो पूछो। यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट H2 + O2 गोज टू H2O, ये रिएक्शन है। इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं और वाटर दैट इज़ द प्रोडक्ट। ये मैंने पहली बात समझा दी। इक्वेशन की लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट, बैलेंस्ड। ये इक्वेशन तो ज़रूर है बट इट इज़ नॉट अ बैलेंस। बैलेंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर तमाम एलिमेंट के एटम बराबर होते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है, तो मैंने इधर 2 लगाया, इधर भी 2 लगाया। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये भी बात आ गई, ये भी बात आ गई। अब वो कहता है कि हम स्टाशियोमीट्री में इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। कौन सा रिलेशन? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ ना बेटा जी क्वांटिटी से आया, क्वांटिटी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ ना क्वांटिटी क्या है, तो आप 2 जवाब देंगे। आप कहेंगे सर क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। आप कहेंगे सर क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। ये आपका मतलब है। केमिस्ट्री और मतलब लेती है। केमिस्ट्री क्वांटिटी के 3 मीनिंग्स देती है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन मैस, क्वांटिटी मीन मोल, क्वांटिटी मीन वॉल्यूम। केमिस्ट्री के मतलब देती है। यानी हम ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल, मैस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। क्या मतलब पढ़ते हैं रिलेशनशिप? ये देखना बात को। मेरे पास ये अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी है 2H2 + O2 गोज टू 2H2O। मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा जी आपने ना 10 ग्राम वाटर बनाना है, 10 ग्राम। आप बताओ ये हाइड्रोजन ये कितना लेना है, ऑक्सीजन कितना लेना है? वाटर 10 ग्राम, हाइड्रोजन कितना लेना है, ऑक्सीजन कितना लेना है? जब ग्राम साथ आता है तो वो मैस है। प्रोडक्ट का मैस और रिएक्टेंट का भी क्या पूछा जा रहा है? मैस। साचा रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैस मैस रिलेशनशिप। अब ना मैं कहता हूँ जनाब मुझे ना मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, मेरे पास 16 मोल ऑक्सीजन है
बताओ कितने ग्राम वाटर बनेगा। अब रिएक्टेंट के क्या आ गए, मोल, प्रोडक्ट का क्या आ रहा है, मैस। सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड मोल मैस रिलेशनशिप। मैं आपसे कहता हूं कि जनाब हजूर वाला, आपके पास हाइड्रोजन जो है ना ये 40 dm³ है, ऑक्सीजन 10 dm³ है। बताओ वाटर के कितने मोल बनेंगे, प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे। रिएक्टेंट का मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया। सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। इट्स ओके। अब आगे बढ़ो। स्टोइचियोमेट्री की कुछ अजम्पशन है, फर्जी बातें जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं, लेकिन उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, नो साइड रिएक्शन अकर। आप अगर इसका मतलब बता दो ना, पढ़ा हुआ है ना आपने, इसका क्या मतलब है, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आप लोगों के मुताबिक उसका इसका मतलब है कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, सुनना, हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ तो आपके कागज़ों में जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक इसमें 44 ग्राम ये बन जाएगा, 56 ग्राम ये बन जाएगा, और 100 ग्राम का 100 ग्राम रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये बात कह रहे हैं। अब ये तो होगी ना अजम्पशन। क्या ऐसा हकीकत में हो जाता है? क्या 100 ग्राम का 100 ग्राम प्रोडक्ट में? आंसर है नहीं। कायनात में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर किस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इन स्टोइचियोमेट्री वी हैव टू अज्यूम, हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, नो साइड रिएक्शन अक्कर। ये वाला क्या कहता है, नो साइड रिएक्शन। बेटा जी ये नो साइड रिएक्शन हमें कहता है, मैं इसको ज़रा ना, ये नो साइड रिएक्शन हमें कहता है, सुनना, मानी को सुनना। मैंने आपसे एक दिन कहा था, कल परसों ही कहा था कि जनाब आप अच्छे स्टूडेंट तब होगे कि मेरी बताई हुई बातों को खुद भी समझना है और किसी और को भी समझा सकें। अब कल आपसे कोई पूछता है कि भाईजान, बड़े भाई या आप ही, ये जो लिखा हुआ है नो साइड रिएक्शन अकर, इसका मतलब क्या है? तो आप इसका मतलब क्या देंगे कि अगर हम कार्बन लें ऑक्सीजन में जलाएं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लें, हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लें तो इससे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये है सिंपल एक जनरल रिएक्शन हो रहा है, ये तो असम्पशन है। क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? आंसर है नहीं। होता भला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। होता क्या है कि जो आप ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं ये हवा से लाए हैं, हवा में तो नाइट्रोजन भी है, हवा में तो अदर गैसेस भी हैं। तो इसका मतलब है वो जो गैसेस हैं वो भी कार्बन के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाती जाती हैं। ये जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना या किसी और चीज़ का बनना, दीज आर कॉल्ड साइड रिएक्शन। हमने अजूम क्या करना है, साइड रिएक्शन नहीं होते, लेकिन हकीकत में क्या होता है, साइड रिएक्शन होती है। एफएससी में हम क्या पढ़ाते हैं भाई, ये दो बातें याद कर लो। हम इतनी बहस करते ही नहीं, कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन एंट्रेंस में उसको हर एक चीज़ बतानी है, ब्लैक एंड वाइट एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। दो लॉज हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और स्टोइचियोमेट्री इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन द इरिवर्सल। बेटा जी एक और बात, स्टोइचियोमेट्री की दो एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन स्टोइचियोमेट्री की एप्लीकेशंस कौन कौन सी बोलो? एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरी क्या है, यील्ड। तो यील्ड एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, दीज आर द एप्लीकेशन। ज़रा आइएगा, हाँ बेटा जी ये एक टर्म आ गई लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने काम करना है कि इसके पहले मीनिंग को समझना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के। थके तो नहीं हो? ये 9:30 से शुरू नहीं तो 11 बजे जानी है ना, तो अभी तो है, थकना नहीं है, समझ आइए ना।
आप एक बहुत बड़े मुकाबले के लिए स्टडी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, थकना नहीं है, ये ज़हन से निकाल देना है। थकने वाला जो मादा है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारा है कि हमने कंपटीशन में है, हमने एक दिन बैठना है एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ हर तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट होगा। मैंने उन सब से बेहतरीन परफॉर्म करना है। मैंने अपना ख्वाब भी, अपना एम भी अचीव करना है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे भी पूरा उतरना है। ये ज़हन में लेके तो थकना नहीं है। मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो दूसरा लेक्चर बोल रहा हूँ, तो मुझे थकना चाहिए, आपको तो नहीं ना। सुनो, रिएक्टेंट दो अल्फाज हैं, इनमें कन्फ्यूजन नहीं लानी। एक है रिएक्टेंट, मेरी बात सुनना, मैंने लफ्ज़ रिएक्टेंट कहा है, रिएक्टेंट, मैंने रिएक्टेंट्स नहीं कहा, मैंने रिएक्टेंट्स नहीं कहा, मैंने रिएक्शन नहीं कहा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सिंगुलर है, वाहद है, सिंगुलर, और दूसरा लफ्ज़ क्या है, लिमिटिंग। ये लिमिट से आया, लिमिट। बेटा जी लिमिट का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप। ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट, गोज टू प्रोडक्ट, पी मीन प्रोडक्ट, रिएक्शन हो रहा है, कुछ देर बाद बी कंज्यूम हो गया, रिएक्शन रुक गया, ए भी है। रिएक्शन को किसने रोका, बी ने। तो जो रिएक्शन को रोकेगा उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्शन। विच कंट्रोल, ये ना कंज्यूम्ड अर्लियर, टेकन इन लेसर अमाउंट, ये कंफ्यूज करता आपको, और प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अहम 3 नुक्ता। अच्छा एक बात सुनो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात ज़रा गौर से सुननी है। लिमिटिंग रिएक्टर में आसान सी, मैं पहले ना एक लफ्ज़ है स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट। आज की जितनी मैं जो सोच रहा था ना, मैं कह रहा था यार ये बात जो है ना ये समझानी मुश्किल होगी। स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट है तो आसान से, बच्चा पी की कोई नहीं करता। मेरे पास ना ये इक्वेशन है, H2 + O2 goes to H2O। बेटा जी दिस इज द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, नॉट बैलेंस। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। It should be kept in mind that in stoichiometry, limiting reactant and yield, we need balanced chemical equation। बैलेंस होनी चाहिए। हम समझना क्या चाह रहे हैं, लफ्ज़ स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या होता है, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और वाटर के कितने बार हैं, 2 मोल। नज़र आ रहा है? मैंने कहाँ से 2 1 2 कहाँ से लिखा है, इक्वेशन से लिखा है। ये 2, यहाँ 1, यहाँ 2। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन O2 के साथ 1 तो नहीं लिखा हुआ, ये तो धक्के से आपने लिख दिया। मेरा वही जवाब होगा, नाबीना को 1 नज़र नहीं आएगा, बीना कहेगा सर लिखा हुआ है। अच्छा दूसरी बात, हाइड्रोजन का 2 मोल हैं, 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन क्या हुआ, 4 ग्राम। और 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम। और पानी का 1 मोल 18 ग्राम है, और 2 मोल कितने हो गए, 36। अच्छा मुझे ये बताओ ज़रा, ये जो मैंने 4 ग्राम लिखा, ये इनको देखो, ये मैंने 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम, ये मैंने अंदाजे से लिखा है या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनकी वो अमाउंट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखी जाए, उस अमाउंट को अब क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट। बात समझ आ गई? अब एक और बात, आपके दिमाग में एक बात आती है कि जी जो भी रिएक्शन होगा उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट तो लाजमी होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप 4 ग्राम हाइड्रोजन लें, 32 ग्राम ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन, इन दोनों में नो विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप, मेरी बात को दोबारा सुनना है, अगर आप 4 ग्राम हाइड्रोजन लें
32 ग्राम ऑक्सीजन लें, इनमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्वेश्चन है सर क्यों नहीं होगा? ये जो 4 ग्राम है, 32 ग्राम है, ये इनकी कौन सी अमाउंट है? तो सेंटेंस पर बना दो ना। अगर रिएक्टेंट स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट के मुताबिक होंगे तो फिर उनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। क्या मैंने बोला भला? इफ द रिएक्टेंट्स आर इन जी बोलें। अभी मैंने बात मैं पढ़ाती हूँ, मेरे कान थोड़े से ऊंचा सा। ये ना 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन दोनों एक ही वक्त में लगते हैं। ये नहीं कि वो पहले होगा वो पड़ा रहे, नहीं, इतनी इतनी मिकदार देंगे। अब अभी सुनो अभी सुनो तो ये मुझे पढ़ा रहे दोनों। बेटा जी यहाँ तक आपको एक बात समझ आ गई? अब आप कहेंगे सर हमें कोई नहीं समझ आई। दोबारा सुनो, हम आसान सी बात कर देते हैं, बहुत आसान सी, और उसमें से हमने 2-3 पॉइंट्स निकालने हैं। मेरे पास ना एक स्टीयरिंग है और 4 टायर्स हैं। मेरे पास एक कार बनेगी, आसान सी बात कर रहा हूँ। इसमें स्टीयरिंग और टायर्स ये रिएक्टेंट्स हैं, और कार आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, मैं अगर आपको एक स्टीयरिंग 4 टायर्स देता हूँ तो दोनों में से पहले कौन कंज्यूम होगा? दोनों एट ए टाइम कंज्यूम होंगे। ये तो नहीं ना कि कार बन गई है, मैंने आपको एक स्टीयरिंग 4 टायर दिए, आपने कार बना दी, तो मैंने कहा स्टीयरिंग कितने बाकी हैं, टायर कितने बचे हैं? आप क्या जवाब देंगे? सर कुछ नहीं बचा। दोनों एक ही टाइम कंज्यूम हो गए, लिहाजा दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं। बात समझे ना? चलो मुझे आप बताओ, अगर आपका दिमाग काम करता है, अगर मैं 2 स्टीयरिंग लूं और 8 टायर्स लूं, कितनी कारें बनेगी? बताओ। अब कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? कोई भी नहीं है। इसका मतलब है ये 1 और 4 ये भी स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट है, ये ऊपर वाला, और 2 और 8 ये भी क्या है? अच्छा चलो मुझे बताओ, 3 स्टीयरिंग हो तो उसके अगेंस्ट मैं टायर कितने लाऊंगा? 12। अच्छा इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अब ज़रा एक और बात पे आओ, पहले तो ये बात क्लियर करते ना आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान। अब मेरे पास ना 2 स्टीयरिंग है और 4 टायर्स हैं, टायर्स। अब ना आपने ना 2 तरह से बात समझनी है, एक जो अभी समझ के भूल जानी है, हमें उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं, और दूसरी जो हमेशा याद रखनी है। अच्छा ज़रा मुझे बताओ ना, 2 स्टीयरिंग 4 टायर, अर्लियर पहले कौन इस्तेमाल होगा? टायर चारों इस्तेमाल हो गए, स्टीयरिंग कितने इस्तेमाल हुए? अब इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? टायर। अच्छा ज़रा बताना, एक प्रोडक्ट कार, एक कार बनने के बाद आपके पास टायर कितने बचे? आपके पास स्टीयरिंग कितने बचे? तो ये हो गया लिमिटिंग, और ये क्या हो गया? नॉन लिमिटिंग। और नॉन लिमिटिंग आपके पास 1 रह गया। ये बात आपने सुनी, अब आप इसको भूल जाएं, हमें ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैंने क्या पढ़ाना है? मैंने पढ़ाना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बेटा जी मैंने आपको ये बात समझानी है, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा वो लिमिटिंग होगा। ज़रा सुनना, मेरे पास 6 स्टीयरिंग है, 12 टायर्स हैं। अभी आपने ना पहले मेरी बातों को तेज़ी से नहीं बढ़ना, आप ना दोनों रिएक्टेंट से पूछो बारी बारी। आप ना 6 स्टीयरिंग से पूछो कारें कितनी बनाओगे? 6 स्टीयरिंग कहते हैं हम ना 6 कार्स बनाएंगे। एक रिएक्टेंट ने 6 प्रोडक्ट दिए, टायर्स हैं 12,
इनसे पूछो कारें कितनी बनाएंगे तो वो क्या कहेंगे? ऊपर क्या लिखा? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट कौन कम बना रहा है? टायर्स। तो टायर्स विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तो टायर और कारों में तो आपको समझ आ जाती है ना, लेकिन जब केमिकल इक्वेशन आएगी वहाँ फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। एक चीज़, फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये आपने मुझे बात बताई, मैंने कहा इसको भूल जाओ, और ये मैंने वो बात की है जो आपने हमेशा याद रखनी है। व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट, फिर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होती। अच्छा, इस बात का ये भी मतलब निकला कि आपने हमेशा नहीं कहना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसके बाद स्टूडेंट ये कुछ ना शॉर्टकट्स थे लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे ढूंढने, मज़ीद थे। मैं ना इसके तरफ आता हूँ, यील्ड। अच्छा जी, आपके पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू कार्बन डाइऑक्साइड। ज़रा दोबारा आना, मैं जब आपको स्टोइचोमेट्री पढ़ा रहा था तो एंड पे मैंने एक लाइन लिखी थी जिससे हम आगे बढ़े थे। क्या थी लाइन? एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री की कौन कौन सी एप्लीकेशन थी? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में हम लेफ्ट साइड पे रहे, और यील्ड के केस में हम किधर आ गए? यील्ड। जब कोई रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट जितनी उसकी अमाउंट बनती है उसे कहते हैं यील्ड। और यील्ड तीन तरह की है ना, एक क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड, एक कहते हैं एक्चुअल यील्ड, और एक क्या है? परसेंटेज। ये आप लोगों को आती हैं, ऐसे टाइम हम ज़ाया नहीं करना चाहते। आओ ज़रा, एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये सारी ही इसकी रीजंस हैं। और इफ़ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू 20 ग्राम HCl, सॉल्व योर सेल्फ। नहीं आएगा तो आई एम हेयर। और एक और क्वेश्चन ज़रा आपने जवाब देना है। इफ़ वी नो द मैस ऑफ वन सब्सटेंस, मैस, एक सब्सटेंस के मैस का पता है, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। ये रिलेशन कौन सा होगा? मैस वॉल्यूम। लो जी, दैट्स एंड ऑफ टूडेज लेक्चर।